चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। चले, तो ये बता, सबसे पहले आप लोगों ने जो अपना इक्विवेलेंट सर्किट अपन लोगों ने लास्ट में देखा था व्हेन रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, तो इसी के साथ अपना नेक्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, ये वाला सर्किट देखा आप लोगों ने? बताएं। इक्विवेलेंट सर्किट जैसे अपन ने ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड किया था, वैसे रेफर्ड वाला सेकेंडरी साइड वाला सर्किट देखा आप लोगों ने? बताएं जल्दी। बताओ बेटा। हम्म बताएं जल्दी बताएं। तो देखा कि नहीं देखा, ये बताओ जल्दी। नो सर। चलो, तो इक्विवेलेंट सर्किट जैसे अपन ने यहाँ पे प्राइमरी साइड किया था, वैसे ही अपन सेकेंडरी साइड भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो अपनी वैल्यू जो मिलेगी अपन को, दैट इज चाहे अपनी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, मैं डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू इसमें फाइंड आउट, इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपन को इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगी। जैसे जिस साइड अपन रेफर करते हैं वहाँ पे जो आपका प्राइमरी चेंज है ये आपका चेंज होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो अपन सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस R2 और X2 है ये आपका सेम रहेगा। बस चेंज जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1 डैश की वैल्यू में और X1 डैश की वैल्यू। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, when we call the value of R1 dash और R2 dash, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, इसमें सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ द R1 डैश, कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? R1 डैश की वैल्यू क्या होगी? लास्ट क्लास में बताया था बेटा। जल्दी बताएं। R1 डैश की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? के स्क्वायर। हाँ, के स्क्वायर। वेरी गुड, के स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब के क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू N2 बाय N1, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। इट मीन्स दैट अगर अपन सेकेंडरी साइड डिफाइड कर रहे हैं तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में जो आएगा वैल्यू, वो आएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइड अपन कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग से। ठीक है, सिमिलरली आपकी X1 डैश की वैल्यू भी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ X1 डैश इज इक्वल टू जो भी आपकी यहाँ पे X1 की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जो आपको टोटल जो रेजिस्टेंस मिलेगा और रिएक्टेंस मिलेगा, उस वैल्यू को इंडिकेट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका RES। दिस RES इक्वल टू R1 डैश प्लस R2। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ XES। XES मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। XES इक्वल टू X1 डैश प्लस X2। ये मेन चीज इसमें देखने के लिए है आपकी, बिकॉज यहाँ पे जब अपन R1 डैश और R2 इसको ले रहे हैं तो इससे आपका RES आ रहा है, और X1 डैश प्लस X2 ले रहे हैं तो यहाँ पे XES आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ आया? यस सर। क्या किया अपन ने इसमें? अब इसका जो यूज करेंगे, दैट कंसेप्ट विल यूज इन द वोल्टेज रेगुलेशन। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज वोल्टेज
रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन को अपन इंडिकेट जो अपन डिफाइन करते हैं, वी कैन डिफाइन द वोल्टेज रेगुलेटर विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट that is it is equal to E2 minus V2 upon E2। ये आपको अपन इसको इंडिकेट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। अब ये E2 अपॉन V2 डिवाइड बाय E2 ये एक्चुअल में है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे सबसे पहले आपका नो लोड कंडीशन रहता है, फिर आपका फुल लोड कंडीशन रहता है। तो यहाँ पे जो E2 जो वोल्टेज यहाँ पे है, दिस इज द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड। मतलब जब अपना सेकेंडरी साइड में जब अपन ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं तो आपको E2 मिल जाता है, और वैसे ही जब अपन उसमें लोड कनेक्ट कर देते हैं, अगर नो लोड कंडीशन है तो वहां पे तो E2 की वैल्यू और V2 की वैल्यू दोनों क्या हो जाती है आपकी, बराबर इक्वल हो जाती है। लेकिन उसी तरीके से जब अब यहाँ पे व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द अंडर लोड कंडीशन, तो वहां पे आपको V2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। तो वेयर यहाँ अगर अपन समझने के लिए समझें, जो E2 की वैल्यू है, दिस इज सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, ठीक है। और जो V2 की है वैल्यू, V2 इज सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड, ठीक है ना। जो V2 आप ले लेते हैं वो फुल लोड कंडीशन में रहता है, और E2 जो है दिस इज अंडर द लोड कंडीशन, है ना। और इसको अपन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द परसेंटेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज फॉर्म द इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिख सकते हैं इसको, दैट इज E2 माइनस V2 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे भी इसको अपन इंडिकेट कर सकते हैं, जो भी आपका रेगुलेशन निकल के आता है। समझ आया? मतलब मान लीजिए कि मैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की बात कर रहा हूँ अभी, दिस इज योर सेकेंडरी साइड, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, कुछ भी है, और यहीं पे मैंने यहाँ पे आपका एक लोड कनेक्ट कर दिया है लाइक दिस। मान लो प्राइमरी मैंने बना दिया है यहाँ पे, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो आपका E2 है, जो नो लोड वोल्टेज है वो, और यहाँ पे जो आपको V2 वोल्टेज मिलेगा वो, इन दोनों का जब अपन डिफरेंस लेते हैं, जब यहाँ पे आपका करंट पास होता है यहाँ से, उस डिफरेंस को अपन क्या ले लेते हैं, वी आर टॉक दैट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ विच, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर? अब अगर अपन को ये देखना हो कि इसको अगर अपन को E2 माइनस V2 का इसमें क्या देखना है, मेरे को डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस देखने के लिए अपन क्या करेंगे, when we are taking of the percentage regulation value, तो परसेंट रेगुलेशन हमेशा उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, जो न्यूमरेटर का पार्ट है वो है आपका वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड, क्योंकि अपन फुल लोड कंडीशन की बात कर रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ इसको अपन इसमें बोले टर्मिनोलॉजी, डिवाइड बाय नो लोड रेटेड
सेकेंडरी वोल्टेज E2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो परसेंटेज रेगुलेशन है उसको अपन और कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इंडिकेट दिस वैल्यू इज I2, और जो सेकेंडरी टाइम वाइंडिंग में जो आपका रेजिस्टेंस आएगा, कौन सा रेजिस्टेंस, वो वाला रेजिस्टेंस जब अपन ने प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया या उसको शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, कोई बताएगा क्या वैल्यू आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेयर, रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, बताए बेटा। रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पे अपन, बताओ। I2 मल्टीप्लाई बाय R, कौन सा आएगा यहाँ पे, बताइए बेटा। ये नहीं पता होगा तो आगे दिक्कत आएगी आपको इसमें, इसके फिर ट्रांसफॉर, इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने अपन को, जल्दी बताएं। बताएं बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कोई तो बताओ। प्रीतम कुमार बताओ, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्रीतम। प्रिया आप बताओ बेटा। प्रिया सिंह बताओ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे अपन, सर R2। R2 नहीं लेंगे यहाँ पे। यहाँ जो रेजिस्टेंस अपन लेंगे, यहाँ अपन ने अभी मैंने आपको बताया था कि जब अपन प्राइमरी साइड की शीट को रिफर्ड करेंगे सेकेंडरी साइड में, तो वो वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसीडर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आपका RES, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos फाइव प्लस माइनस I2 XES मल्टीप्लाई बाय sin फाइव डिवाइड बाय E2, समझ आया। मतलब जो आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा, उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे जो अपन पॉजिटिव नेगेटिव साइन ले रहे हैं उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन जब आएगा, जब आपका न्यूमेरिकल में पॉजिटिव साइन इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। मतलब लैगिंग पावर फैक्टर लोड होगा तो वहां पे आपका लैगिंग से मतलब क्या है, कौन सा लोड होता है लैगिंग, बताएं। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ये अपन जब cos फाइव की वैल्यू आपको दी होगी तो उसके साथ लैगिंग या लीडिंग दिया होगा, तो यहाँ पे लैगिंग पावर फैक्टर होगा। इट मीन्स दैट जो फॉर्मूला यूज अपन करेंगे वो अपन करेंगे I2 RES cos फाइव प्लस I2 XES sin फाइव डिवाइड बाई E2 इंटू 100। सिमिलरली नेगेटिव साइन के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे, फॉर दैट ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो जाएगी आपकी I2 RES cos फाइव माइनस I2 XES sin फाइव, क्लियर, समझ आया। इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो वोल्टेज रेगुलेशन का न्यूमेरिकल आपका आएगा इस फॉर्मूले को यूज करके, क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट जो है आपका इसमें टर्मिनोलॉजी, वो है आपके लॉसेस। तो लॉसेस के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 1 कैटेगरी लॉसेस की होती है वो या तो आपका आयरन लॉस और कोर लॉस होता है, या तो अपन उसको आयरन लॉस या कोर लॉस बोल देते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट आयरन लॉस और कोर लॉस एज अ कांस्टेंट लॉस,
कांस्टेंट लॉसेस से भी इंडिकेट करते हैं अपन इसको। और ये जो है आयरन और लॉस, इसमें भी आपकी सब कैटेगरी होती है। एक इसमें जो लॉस प्रेजेंट रहता है वो रहता है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो आपके अवेलेबल रहते हैं वो आपका क्या रहते हैं, आयरन लॉस में या कोल लॉस में। और इसी के साथ जो सेकंड जो है आपका इसमें, वो है इसमें द सेकंड वन इज, कौन सा होगा बताएं? एक कोल लॉस है तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा लॉस कौन सा होगा बताएं बेटा जल्दी। कॉपर। कॉपर, वेरी गुड। कॉपर लॉस, या फिर इसको अपन ओमिक लॉस भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ओमिक लॉसेस, ठीक है। एंड दिस लॉस इज अ वेरिएबल लॉसेस। कोर लॉस मतलब आयरन स्ट्रक्चर की वजह से रहते हैं, इसलिए उसको अपन कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। कॉपर लॉस मतलब करंट की वजह से जो होता है अपन को, इससे अपन इंडिकेट करते हैं इसकी वैल्यू को। और जब कभी कभी कोई ट्रांसफॉर्मर आता है तो उस केस में जो टोटल कॉपर लॉस अपन निकालते हैं, ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ I1 R1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर R2। एक मिनट, आई स्क्वायर आर लॉस होता है वो हमेशा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द कॉपर लॉस इज I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। इस तरीके से अपन जो भी आपका इसमें कॉपर लॉस की वैल्यू अपन इंडिकेट करते हैं, इसको अपन दिखाते हैं, ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े हैं। Yes, sir. हाँ, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक और है, दो टॉपिक और बचे हैं इसमें, एक एफिशिएंसी और एक OCSC टेस्ट, है ना। तो एफिशिएंसी में आपको बता दूं, जब कभी भी अपन इसमें एफिशिएंसी की बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो एफिशिएंसी मींस जो भी आपको आउटपुट मिला डिवाइड बाय जो भी आपका इसमें इनपुट पावर है। दैट इज, अगर अपन को ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछी जाए, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो अपन निकालते हैं यहाँ पे, तो we can calculate the value of transformer efficiency with the help of eta, and that is equal to output power divided by input power, ठीक है। therefore इसको अपन जो इनपुट पावर है, वी कैन ऑल्सो यूज द इनपुट पावर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। ये हो जाएगा आपका आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। समझ आया? ठीक है ना। मतलब एक ट्रांसफार्मर अपन यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आपकी इनपुट पावर कोई है ना, और उसी से आपको आउटपुट मिल रहा है, तो उसी में आपका क्या होगा, एक लॉसेस भी आपके इसमें प्रेजेंट रहेंगे, है ना, इस ट्रांसफार्मर में लॉसेस। इनपुट है तो इनपुट से आउटपुट मिल रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपन को लॉसेस भी मिल रहे हैं। लॉस मतलब एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस जिसको अपन कोर लॉस से इंडिकेट किया है, सिमिलरली कॉपर लॉस, इनसे इंडिकेट अपन कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे जो इनपुट जो आपकी वैल्यू आ रही है, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर
प्लस आयरन लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस, ठीक है ना, प्लस कॉपर लॉसेस। क्लियर? मुझे लॉसेस प्रेजेंट जो है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया है ना। अब जो आउटपुट पावर है अपना ट्रांसफार्मर वो क्या होता है, उसकी वैल्यू अपन इंडिकेट करते हैं, कितना आपका आउटपुट वोल्टेज है, कितना आपका आउटपुट करंट है, और कितना पावर फैक्टर सर्किट में अवेलेबल है। V2I2 cos phi डिवाइड बाय V2I2 cos phi प्लस P आयरन प्लस P कॉपर। एक तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है जब अपन एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते हैं। सर ज्यादातर लॉसेस हैं तो सर एफिशिएंसी क्या? जितना ज़्यादा से ज़्यादा लॉस रहेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। मतलब जैसे मैं बात करूं आपसे आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है आपकी 100%। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ये मान के चलते हैं कि उसमें आपके नेग्लिजिबल आपका लॉस है, कोई भी लॉस अपन कंसिडर नहीं करते। लेकिन ट्रांसफार्मर में आपकी लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी भी इसकी कम हो जाती है। ठीक है पूनम जी? सर लेकिन अपन एफिशिएंसी ज्यादा चाहते हैं। हाँ, तो एफिशिएंसी ज़्यादा जाते हैं तभी तो अपन कोशिश करते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, जो आपका कोर अपना जो वाइंडिंग है उसको अपन लेमिनेट करते हैं। तो लेमिनेट करते हैं इसका मतलब मैंने शुरू में बताया था कि लेमिनेशन क्यों होता है। लेमिनेशन आता रहता है आपका रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट को, लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो अपन ऐसे मेथड यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिससे आपको लॉसेस कम से कम मिले। देखो लॉस तो प्रेजेंट होगा, लेकिन लॉस आपका कम होगा तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ठीक है? और सर मैंने देखा जो ट्रांसफार्मर होता है हाँ हाँ, कहाँ चला गया? लेफ्ट हो गया, चलो अभी आएगा तब पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एफिशिएंसी आ गई, ये हो गया। अब मान के चलो इसमें यहाँ पे इस जगह अपन एक ये मान के चल रहे हैं कि इफ x is the fraction, x is the fraction of the full load। ठीक है, x इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड मतलब क्या होता है कि अपन x की वैल्यू 1/2 भी मान लेते हैं, 1/4 भी मान लेते हैं। तो उस केस में जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होगा, आपको ईटा का जो फॉर्मूला अपन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, वो आपका होगा यहाँ पे ईटा एफिशिएंसी x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय आउटपुट पावर, ठीक है, डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय आउटपुट पावर प्लस P आयरन प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ P कॉपर। ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पे जो एफिशिएंसी आपकी निकल के आई है x, ये हो जाएगा आपका x इंटू V2I2 cos phi डिवाइड बाय x इंटू V2I2 cos phi प्लस P आयरन प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ जो भी आपको कॉपर लॉस है यहाँ पे I2 स्क्वायर RES, जो भी इसमें आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हेयर अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू मान के चलते हैं, x की वैल्यू आपकी 1/2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1/4 भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। मतलब 1/2 ऑफ फुल लोड x की वैल्यू दी हुई हो या 1/4 ऑफ फुल लोड x की वैल्यू दी हुई हो, तो उसको अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ आया? तो एफिशिएंसी में आपका आउटपुट और इनपुट ये दोनों वैल्यू अपन लेते हैं, और उसी के साथ ही अपन यहाँ पे इसका फ्रैक्शन भी इसमें लेके चल सकते हैं। हाँ पूनम चंद क्या पूछ रहे थे, पूछो बेटा।
सर ट्रांसफार्मर जहां पर भी लगा होता है सर, उसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप बना हुआ रहता है, वो भी लॉसेस कम करने के लिए ही होता है हाँ, सर। उसमें अपन, उसमें क्या है, ऑयल अपन इसमें ये करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आपकी हीटिंग ना हो, है ना। वो अपन उसको अपन कूलेंट बोलते हैं, तो उसमें एक ऐसा ऑयल अपन यूज करते हैं कि जिससे आपकी उसमें हीटिंग ना हो और उससे लिंक बना रहे ट्रांसफार्मर की और उसमें उसकी कूलेंट का। ठीक है, ठंडा करने के सर लिए, क्योंकि सप्लाई जाएगी तो ट्रांसफार्मर तो हीटिंग होगा, मतलब गर्म तो होगा, तो उसकी कूलेंट मतलब ठंडक के लिए उसके लिए। सर फ्रिज के टाइप से वर्क करता है क्या? हाँ, उसमें उसकी सर्कुलेशन चलता रहे आपके उसमें ऑयल का। जैसे आपने ट्रांसफार्मर के पास गए तो उसमें आपने कभी उसकी आवाज भी सुनोगी, हमिंग साउंड भी आती है उसमें से, ठीक है ना, आती है ना, तो वो भी आपकी तरह की उसकी हीटिंग की वजह से रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी में इसमें यहाँ पे किसी को भी? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और है कि अपन देखते हैं कि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलती है। कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी? जब अपना जो डिनोमिनेटर है अपन उसको मिनिमम कर दें। ठीक है, मान के चलिए कि जो यहाँ पे आपकी ईटा की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ईटा, जो आपका इसमें एफिशिएंसी है, उसको मैंने करंट से डिवाइड किया, तो वैल्यू हो गई आपकी V2 cos फाई डिवाइड बाय V2 cos फाई प्लस P आयरन डिवाइड बाय I2 प्लस I2 RES। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड करंट का यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, अब अपन ये जानते हैं कि एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम कब होगी। एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम जितना डिनोमिनेटर में कम वैल्यू होगी। हाँ, इफ डिनोमिनेटर इज मिनिमम। अब वो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो कम होगी वो कैसे आएगी, वो भी अपन निकाल देते हैं इसमें। इसका मतलब क्या होगा कि अगर डिनोमिनेटर आपका मिनिमम हो रहा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, व्हेन वी डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ I2, जो इसकी वैल्यू आएगी किसके, डिनोमिनेटर का, V2 cos phi 2, V2 cos phi प्लस PI बाय I2 प्लस I2 RES, इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को मेरे को 0 करना है, तो इसको कम करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और उसको डी एक्स बाई डी टी, जैसे आप करते थे ना, डी एक्स बाई डी टी या डी बी बाई डी टी, यस सर, यस सर। सिंपल इसमें डिफरेंशिएशन में वही टेक्निक अपन ने यहाँ पे यूज करी है। जैसे अपन ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसमें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 cos फाइव तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा आपका, 1/I2 स्क्वायर, यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस I2 की पावर -2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिफरेंशिएट के बाद, माइनस PI/I2 स्क्वायर। ठीक है, और I2 RES का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल आपका यस। RES, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि D बाई डी I2 यहाँ राइट हैंड साइड गया तो वो 0 हो गया पूरा। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जब इसको मैं I2 स्क्वायर को एलसीएम करके इसको सॉल्व करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज I2 स्क्वायर RCS इज इक्वल टू PI, लाइक दिस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब भी कभी आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू और आयरन लॉस की वैल्यू ये दोनों आपकी इक्वल हो जाएंगी, तब आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस
इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आयरन लॉसेस। ठीक है, समझ आया क्या किया अपन ने यहाँ पे, यस सर। है ना। और यहाँ पे therefore यहाँ पे अपन I2 की वैल्यू भी ले सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ I2 इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PI अपॉन RES। इसके टर्म में भी ले सकते हैं अपन इसकी वैल्यू, है ना। कोई फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एक्स के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये वाली जो वैल्यू है अपनी किसकी, रेगुलेशन की या एफिशिएंसी की, उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल करते हैं अपना एफिशिएंसी और रेगुलेशन से रिलेटेड, है ना, ट्रांसफार्मर के। तो हेडिंग डालिए अब इसमें न्यूमेरिकल। जो टेक्निक अपन एफिशिएंसी में यूज करी है और रेगुलेशन में यूज कर रहे हैं वो अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, हेडिंग न्यूमेरिकल लिखिए पहला इसमें, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक एफिशिएंसी का और एक रेगुलेशन का, तो उससे आपको समझ आ जाएगी अपन कैसे पुट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर with a ratio 5:1. A single phase transformer with a ratio 5:1 has primary resistance of 0.4 ohm and reactance of 1.2 ohm. A single phase transformer with a ratio 5:1 has primary resistance of 0.4 ohm and reactance of 1.2 ohm. And the secondary resistance of 0.01 ohm and reactance of 0.04 ohm। और सेकेंडरी रेजिस्टेंस है 0.01 ओम का और रिएक्टेंस है 0.04 ओम का। ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज regulation determine the percentage regulation when delivering 125 ampere at 600 वोल्ट। ठीक है, फॉर नंबर 1 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग and number 2 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग। ठीक है, यहां अपन को क्या करना है, our main aim in this numerical is to find out the value of percentage regulation। परसेंटेज रेगुलेशन इसमें अपन को फाइंड आउट करना है, तो उसको अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में गिवन कर लेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें अपन को। R1 दिया है इसमें आपको 0.4 ओम, है ना। X1 दिया है इसमें आपका 1.2 ओम। R2 इसमें दिया हुआ है 0.01 ओम और X2 दिया हुआ है इसमें आपका 0.04 ओम।
नंबर ऑफ टन्स यहाँ रेशियो आपका है 5:1। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये इसमें N1 की वैल्यू क्या है 5 और N2 की वैल्यू क्या है 1। रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब वो रेशियो हमेशा N1/N2 ही होता है। ठीक है, टन रेशियो दिया हुआ है ना। यस सर। और इसमें दिया है डिटरमाइन द परसेंटेज रेगुलेशन व्हेन डिलीवरिंग 125 टर्म एम्पियर एट 600 वोल्ट। अब यहाँ पे डिलीवरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे I2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 125 एम्पियर और V2 की वैल्यू है वो आपकी 600 वोल्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले जो अपन कोई बताएगा इसको स्टार्ट कैसे करेंगे अपन? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, बताएं। बताओ बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। बताओ यार, अभी तो समझाया सर है एन आपको। वन अपॉन एन टू और V1/V2। नहीं नहीं, परसेंटेज रेगुलेशन निकालना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो परसेंटेज रेगुलेशन के लिए अपन ने यूज किया था वो अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था ना। दिस इज अ फॉर्मूला परसेंटेज रेगुलेशन। I2 RES cos phi प्लस माइनस I2 XES sin phi डिवाइड बाय E2। याद आया? या E2 की वैल्यू E2 इज इक्वल टू V2 प्लस जो अपन इसमें ड्रॉप देख रहे थे कल भी मैंने बताया था आपको, ये लाइक दिस। ये ड्रॉप भी अपन देख सकते हैं E2 का। मतलब नो लोड और रेटेड वोल्टेज की वेट का इसमें अपन को डिफरेंस निकालना है ना। तो सबसे पहले जो स्टेप जो इसमें रहेगा, अवर मेन एम इज टू फाइंड, सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए जो के की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ के इज N2/N1, है ना। दैट इज 1/5। तो के की वैल्यू हो गई आपकी आपकी 0.2, है ना। नाउ यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी आपका प्राइमरी का कंपोनेंट है उसको अपन सेकेंडरी साइड रिफर्ड करेंगे, है ना, क्योंकि अपन RES कंपोनेंट यहाँ पे लेके चलते हैं। अब RES कंपोनेंट को लेके चलते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, यहाँ पे R1 डैश एंड द वैल्यू ऑफ R1 डैश इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। समझ आया? 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4। कितना आया R1 डैश, बताएं। जैसे ही आपका R1 डैश हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे RES की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो RES क्या हो जाएगा आपका, R2 प्लस R1 डैश। मतलब रेजिस्टेंस जब आपने रिफर्ड किया है सेकेंडरी साइड में, उस टाइम पे सेकेंडरी रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, वो R2 रहेगा। लेकिन जो रिफर्ड अपन कर रहे हैं रेजिस्टेंस प्राइमरी का, उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। R2 आपका दिया हुआ है 0.01 प्लस R1 डैश करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी RES की। सिमिलरली एंड यहाँ पे अपन X1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, करेंगे X1 डैश इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ऑफ X1 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो X1 डैश हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे अपन XES की वैल्यू निकाल लेंगे। XES की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, क्या वैल्यू होगी बताए कोई। जैसे अपन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वैसे अपन रिएक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्या वैल्यू होगी जल्दी बताएं।
बताओ बेटा, क्या वैल्यू होगी यहाँ पे एक्सीएस की? बताओ बेटा, कोई तो बताओ एक्सीएस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? x2 plus x1 dash। हाँ, x2 प्लस x1 डैश। x2 आपका सेम रहेगा, x1 डैश जो आपने फाइंड आउट किया है वो है। अब बताओ r1 डैश की वैल्यू क्या आई? 0.44। r1 डैश बेटा 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 है, प्लस नहीं है। 0.016। हाँ, 0.016 पूनमचंद, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। यस सर, यस सर। 0.016 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.026 ओम। सिमिलरली x1 डैश फाइंड आउट करेंगे, x1 डैश कितना आया? बताएं। 0.048। x1 डैश 0.048 ओम। तो इससे एक्सीएस की वैल्यू हो जाएगी आपकी x2 डैश, आपका x2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.04 प्लस 0.048, दैट इज इक्वल टू 0.088। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू आपकी आ गई। हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट सिंपल रेजिस्टेंस ही पूछ लिया जाए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.026 ओम। ठीक है, मतलब यहाँ पे अलग अलग फाइंड आउट की है। यहाँ अपन ने के की वैल्यू भी फाइंड आउट करी, के आ गया आपका 0.2, आर ई एस 0.026, और वैल्यू ऑफ एक्स ई एस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है अपन ने, दैट इज 0.088। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं नो सर। है ना? अब अपन अपनी जो पावर फैक्टर है, जो कंडीशन है आपकी, उसके लिए अपन यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, फॉर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, ठीक है, इसको यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे cos फाइव की वैल्यू जो है वो हो रही है आपकी 0.8, है ना। और इसी से अपन साइन फाइव भी निकाल लेंगे, तो साइन फाइव क्या हो जाएगा आपका, द वैल्यू ऑफ साइन फाइव इज साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 0.8, तो साइन फाइव की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.6। जो डायरेक्टली याद हो जाती है अपन को, अगर cos फाइव आपका 0.8 है तो उस केस में जो साइन फाइव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0.6 वैल्यू ऑफ साइन फाइव। ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज। सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेज में कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, दैट इज द वैल्यू ऑफ E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 RES cos फाइव प्लस I2 XES साइन, है ना। V2 कितना है आपका 600 दिया हुआ है, I2 आपने 125 दिया है, RES आपने फाइंड आउट कर लिया 0.026, है ना। cos फाइव 0.8 दिया है, 125 I2 अगेन, XES की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है 0.088, साइन फाइव हो गया आपका 0.6। तो इससे आपकी E2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ E2। ठीक है, इसको यूज करके, फॉर्मूले को यूज करके बताओ इसमें क्या वैल्यू आई आपकी।
जो डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसमें आई टू आई रियस साइन कॉस फाइव, आई टू एक्स साइन फाइव जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, बताएं बेटा क्या वैल्यू आई इसमें। इसको मल्टीप्लाई किया अपन ने, क्या वैल्यू आई इसमें बताएं। ये वाला फैक्टर जो आया इसकी वैल्यू क्या आई, सिक्स हंड्रेड प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, सर कर रहे हैं। 2.6. हाँ 2.6 प्लस और ये वाला 6.6. 6.6, वेरी गुड। तो एडिशन करके जो वैल्यू आई है आपकी वो आ गई इसमें आपकी 609.2 वोल्ट ना। तो E2 की वैल्यू जो इसमें फाइंड आउट आई आपकी आ गई है इसमें, वो अपनी आ गई इसमें 2 वोल्ट। सो जो परसेंटेज रेगुलेशन इसमें आपका आ जाएगा वो हो जाएगा आपका E2 माइनस V2 डिवाइड बाय E2 इंटू 100, दैट इज E2 अपना आ गया 609.2, V2 है आपका 600 डिवाइड बाय 609.2 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू आ जाएगी। और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। दिस इज योर आंसर। बताएं, निकाल के बताएं कितना आया। 609.2 माइनस 600 डिवाइड बाय 609.2, इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या आया आपकी वैल्यू, बताएं बेटा जल्दी कि क्या आया इसकी वैल्यू। परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या आई आपकी, और 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए बताएं कितना है श्रुति। 510.71. नहीं 609 माइनस 600 डिवाइड बाय 609 भी तो करो। सर 0.0151। मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करें, परसेंटेज में आना है। हाँ Sir, 1.51. हाँ 1.5। सो इसमें क्या है, इस न्यूमेरिकल में जो परसेंटेज रेगुलेशन है वो आपका 1.51 परसेंटेज है। किसके लिए, जब अपने 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड लिया हुआ है ना। और इसी में अब जब नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो अपन फॉर पावर फैक्टर, क्या यहाँ पे क्या था, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और जब यहाँ पे लेंगे अपन फॉर 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो अब यहाँ पे अपन सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज इसमें निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस्ड
वोल्टेज E2 की जो वैल्यू होगी E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 RES cos phi। बस अब यहाँ पे इसमें अपन ने क्या किया था, इस मेरिकल में प्लस I2 एक्सीएस साइन फाई था, यहाँ आपका लीडिंग है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस ध्यान का इसीलिए ध्यान रखना, माइनस I2 एक्सीएस साइन फाई। बाकी सारे टर्म्स वही रहेंगे आपके, जो भी आपने I2 RES cos phi का यहाँ पे निकाला था। कितना आया था I2 RES cos phi आपका 2.6 आया था। ठीक है, I2 एक्सीएस साइन फाई कितना आया था आपका, माइनस 6.6 आया था। तो E2 की वैल्यू क्या आएगी बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2। जैसे E2 आ जाएगा वैसे ही अपन इसमें परसेंटेज रेगुलेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। E2 माइनस V2 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय 100। बताएं बेटा 50 196 कितना बिना है, E2 कितना आया। 50 196 हाँ 550 नहीं 596 बिना है, उसको हम बोलेंगे 500 सॉरी सर 500, कोई बात नहीं, 596 वोल्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो 596 माइनस 600 प्लस सॉरी प्लस डिवाइड 596 डिवाइड इंटू 100। तो अब आप बताइए परसेंटेज रेगुलेशन कितना आया इसको सॉल्व करने के बाद। बताएं कितना आया, 596 माइनस 600 डिवाइड 596। सर 495 अरे नहीं यार, 596 माइनस 600 डिवाइड बाय 596 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करो ना। माइनस 0.6 माइनस 0.67। हाँ माइनस 0.67 परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि लीडिंग लोड जब अपन ने यहाँ पे लिया तो लीडिंग लोड के लिए जो आपका रेगुलेशन क्या हो गया, यहाँ पे रेगुलेशन की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो लीडिंग केस के केस में क्योंकि अपना जो ईएमएफ इंड्यूस है, आपको लोड के साइड में आपको वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है सेकेंडरी वोल्टेज, और जो अपन ने इंड्यूस ईएमएफ किया है उसकी कंपैरिजन में, तो माइनस 0.67 परसेंटेज। दिस इज द परसेंटेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग। ठीक है, समझ आया। 5 मिनट के लिए और अपन इसमें एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, क्योंकि आज ही अपन ने एफिशिएंसी पढ़ा है तो वो उसका कंसेप्ट भी अपन को समझ के, इसका कंसेप्ट भी अपन को, एफिशिएंसी की न्यूमेरिकल भी हम समझ आएंगे कैसे करेंगे इसमें। इन अ 25 kVA 2000 upon 200 volt 50 hertz transformer, in a 25 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer, the iron and full load copper losses are 350 watt and 400 watt respectively। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन 25 kVA 2000 by 200 volt 50 hertz transformer, the iron and full load copper losses are 350 watt and 400 watt respectively। Full stop। Calculate the efficiency at unit power factor
at unity power factor at number 1 full load condition and number 2 half load condition. Also, full load condition and half load condition. ठीक है, चल तो इस सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में इसमें गिवन लिख लेते हैं अपन। तो इसमें आयरन लॉस जो है PI वो है आपका 350 वाट, कॉपर लॉस जो है इसमें आपका PC वो है आपका 400 वाट, और एफिशिएंसी जो आपको दी हुई निकालनी है किसमें, यूनिटी पावर फैक्टर में। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब यहाँ पे cos फाई की जो वैल्यू है वो आपकी 1, ठीक है। और रेटिंग क्या है ट्रांसफार्मर की, जो पावर आपको दी हुई है वो आपकी 25 kVA है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 कंडीशन इसमें ले लेंगे एट फुल लोड। तो फुल लोड के लिए यहाँ पे जो x की वैल्यू रहेगी वो हो जाएगी आपकी 1। तो जो फॉर्मूला है आपका एफिशिएंसी निकालने का वो है ईटा x इक्वल टू x, देखिए अपन x इंटू वी आई कॉस फाई करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे वी आई कॉस फाई ना करते हुए अपन जो आपका V2I2 है उसका अपन कंबाइन में KVA ले, वोल्ट एम्पेयर ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं उसमें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं KVA। अब अगर यहाँ पे KVA यूज़ किया है इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अपन KVA के साथ साथ 1000 का मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई डिवाइड बाय सेम जो ये अपन ने टर्म लिया हुआ है आउटपुट पावर का x इंटू KVA मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई प्लस P आयरन प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ P कॉपर, है ना। पुटिंग द वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ 1 है, KVA कितनी रेटिंग कितनी है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई आपका 1 है यहाँ पे। क्लियर, डाउट हो तो बताना बेटा इसमें। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयरन लॉस कितना दिया हुआ है यहाँ पे इसका PI 350 है ना, प्लस x की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, x स्क्वायर 1 हो जाएगा। कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है आपका 400 है ना। तो इस केस में आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे अपनी निकल के आ जाएगी, ईटा की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। जो अपन इसको सॉल्व करेंगे, समझ आया, सबको समझ आया बेटा कैसे किया अपन ने। सिमिलरली यही चीज अपन हाफ लोड के लिए भी कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करो। और नेक्स्ट इसमें अपन एट हाफ लोड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0.5। हाफ लोड मतलब क्या है आपका 1/2 है ना, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.5। value 1/2 that is 0.5. So the value of eta for half load is 4.5 is 0.5 multiplied by 25 multiplied by 1000 multiplied by 1 x into VA KVA cos phi यूनिट पावर फैक्टर तो 1 लिया अपन ने, और यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस P आयरन इसमें है आपका 350 प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हाफ लोड होगा तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा,
फिर उसका मल्टीप्लाई अपन करेंगे कॉपर लॉस से 400, फोर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसमें अपनी हाफ लोड के लिए अपनी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसका आंसर बताते जाएं और फिर लैप कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक अपना ट्रांसफार्मर कंप्लीट हुआ। बस इसमें एक टॉपिक जो है वो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट है, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल की लैब में भी कराया गया है आपका, लेकिन मिड सेम का अपन उसको एक बार रिवाइज करा देंगे। ठीक है, बताओ बेटा, फुल लोड के लिए एफिशिएंसी कितनी आई यहाँ पे? फुल मतलब ईटा जब अपना 1 है, या ईटा सिंपल भी लिख सकते हैं अपन। सर 1 है तब 0.97। नहीं, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि अपन जब भी रेगुलेशन या वो करते हैं तो उसको हमेशा अपन 100 परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, चाहे वो रेगुलेशन हो चाहे वो एफिशिएंसी हो। 97। ठीक है, 97.08%। ये फुल लोड के लिए आ गया। सबका आया ये? हाफ लोड के लिए क्या वैल्यू आई? व्हाट इज द वैल्यू फॉर हाफ लोड? 96.52. 96.52%। ठीक है, चलिए, that's all for this is numerical of trans efficiency and this is numerical of regulation, है ना? तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ठीक है, सर हाफ के लिए 94.33 है। नहीं 96.52 आएगा। हो सकता है कि आपने यहाँ पे हाफ के लिए 0.5 का स्क्वायर किया है, यहाँ पे इसके लिए जो ऊपर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 एक्स, हाँ यहाँ हाँ पे हाँ सर। 0.5 यूज किया है। यहाँ पे फॉर्मूला देखो ना उसका, ये रहा फॉर्मूला बेटा, ये देखो। जब भी कभी भी अपन एफिशिएंसी निकालते हैं इस केस में, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो ना अपना। सिंस द वैल्यू ऑफ ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय केवीए यूज कर रहे हैं, इसलिए केवीए के साथ साथ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स इंटू केवीए इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव प्लस पी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी कॉपर इंटू 100। ये परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने के लिए। ठीक है, सॉल्व करके बताओ, आया ये आंसर? यस सर आ गया। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर। सर